हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 3 से पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसे लिखा है कामता नाथ जी ने। पाठ में लेखक बताना चाहते हैं कि आजकल मशीनीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है और मशीनों के आने से किस तरह हथकरघा उद्योग धंधे जो हैं वो ठप हो गए हैं और हाथ से काम करने वाले जो कारीगर हैं वो बेरोजगार होते जा रहे हैं और अब हथकरघा उद्योग धंधों की जो जगह है वो मशीनें लेती जा रही हैं। हर काम मशीनों से ही होने लगा है। चलिए शुरू करते हैं। लाख की चूड़ियाँ। बच्चों, लाख जो है वो एक तरह का पदार्थ होता है जिससे लाख की चूड़ियाँ बनती हैं। इस पदार्थ को लाख नाम के कीड़े ही बनाते हैं, इसलिए इस पदार्थ का नाम लाख दे दिया गया है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक को जो था सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह लेखक को लाख की सुंदर सुंदर रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। लेखक को अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। जब लेखक अपने मामा के गांव में गर्मियों की छुट्टियां बिताकर अपने घर वापस आते थे तो लेखक के पास जो था ढेरों सारी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर लाख की गोलियां होती थी। वे गोलियां इतनी सुंदर होती थी कि हर एक बच्चे के मन को मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। लेखक कहते हैं कि बदलू जो था वो मेरे मामा के गांव का था, इसलिए बदलू को मुझे मामा कहकर बुलाना चाहिए था। लेकिन गांव के सभी बच्चे उसको बदलू काका कहकर बुलाते थे, तो लेखक भी उन्हीं के साथ साथ बदलू काका ही कहकर बुलाते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। बदलू का जो मकान था वो गांव में कुछ ऊंचाई पर था और मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन कहते हैं आंगन को, अर्थात बड़ा सा आंगन था। उसके आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था और इसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बदलू जो था अपना काम करता था और उसकी बाजू में तेज भट्टी दहकती रहती थी, जिस पर वो लाख पिघलाता था। सामने लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरिया रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। सामने लकड़ी की एक चौखट चौखट कहते हैं दरवाजे का फ्रेम रखा रहता था, जिस पर लाख को मुलायम करके सलाख मतलब लोहे की छड़ी के सामान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। और पास में 4-6 अलग अलग आकार की जो थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थी। जिस तरह से हमारे हाथों का आकार होता है, आगे से पतला और पीछे से मोटा, तो चूड़ियों को आकार देने के लिए उसी तरह की 4-5 मुंगेरियां पास में रखी रहती थी। उन्हें चूड़ियों का आकार देकर मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल गोल और चिकना बनाता, फिर वह उनमें रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। बदलू जो था हमेशा इस काम को एक मचिए पर, मचिया कहते हैं पीढ़े को, बानों से बुना होता है, चकोर होता है और बैठने के काम आता है, उसे पीढ़ा कहते हैं। उस पर बैठकर हमेशा काम करता था। जिस पीढ़े पर बैठकर वह काम करता था वो बहुत पुरानी थी और बाजू में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। लेखक जो थे ज्यादातर अपना दोपहर का समय बदलू के पास ही गुजारते थे। बदलू जो था लेखक को लला कहता था। ऐसे ही लेखक बदलू के घर पहुँचते तो वह तुरंत एक पीढ़ी मंगा देता। लेखक घंटों बैठकर उसे चूड़ियां बनाते हुए देखते रहते थे और वह रोज 4-6 जोड़े चूड़ियां बना लेता था। और जब जोड़ा बन जाता था तब वह उसे
बेलन पर चढ़ाकर कुछ पल चुपचाप इसी तरह से देखता रहता था कि जैसे वह बेलन ना होकर नववधु की कलाई हो। यानी कि वह सोचता था कि नववधु के हाथ में ये चूड़ियां कैसी दिखाई देंगी, इसलिए वह कुछ देर तक देखता ही रहता था। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू का चूड़ियों का जो कारोबार था उसका वो पैतृक था। उसके दादाजी भी यही काम करते थे, उसके पिताजी भी यही काम करते थे और वह भी यही काम करता था। उसके पूर्वजों से चला आ रहा था। बदलू जो था वो बहुत ही होशियार था और वास्तव में बहुत ही सुंदर सुंदर रंगीन चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की बहुत ज्यादा खपत थी, अर्थात बहुत अधिक बिक्री थी। बदलू की गांव की जो औरतें थी वो सभी उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। लेकिन आसपास के गांवों की औरतें भी उसी से चूड़ियां खरीद कर ले जाती थी, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। लेखक बताते हैं कि बदलू जो था चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। उसका जो था बेचने का तरीका वो वस्तु विनिमय का तरीका था। इसका अर्थ है एक वस्तु से दूसरी वस्तु लेना, अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान करना। जैसे बदलू ने अपनी बनाई चूड़ियों को बेचकर पैसे न लेकर अनाज ले लेता था, घर की जरूरत का कुछ भी सामान ले लेता था, कुछ भी खाने की वस्तु ले लेता था, वस्तु के बदले वस्तु ले लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे उससे कोई मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। लेखक बताते हैं कि बदलू जो था वो बहुत ही सीधा व्यक्ति था। लेखक ने कभी भी उसको किसी से झगड़ते हुए लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन जब किसी की शादी होती उस समय तो वह जिद पर अड़ जाता था और मनचाही कीमत मांगता था। उस समय वह सारी कसर निकाल लेता था, अर्थात सारी कमी पूरी कर लेता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। लेखक को याद आया कि मेरे मामा के घर किसी की शादी थी तो वह किसी बात पर नाराज हो गया था। अगर वह किसी बात पर बिगड़ गया यानी कि किसी बात पर नाराज हो गया तो उसे मनाने में लोहे लगते थे। लोहे लगना एक मुहावरा है, यानी कि बहुत मुश्किल से मानता था। अगर कोई विवाह के समय सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा उससे बनवाता तो उन्हीं चूड़ियों का दाम वह इतना बढ़ा देता था कि मनचाही कीमत मांगता था कि उसकी पत्नी को कपड़े, ढेरों अनाज, उसको पगड़ी और ऊपर से रुपए मिलते अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अगर बदलू किसी औरत के हाथों में कांच की चूड़ियां देख लेता था तो वो चिढ़ जाता था और चिढ़कर जो भी उसके मन में आता था दो चार बातें सुना डालता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। बदलू जो था लेखक से बहुत बातें करता था। कभी लेखक की पढ़ाई और कभी शहर के बारे में पूछता तो लेखक कहते कि शहरों में तो सभी कांच की चूड़ियां पहनते हैं। इस पर बदलू जवाब देता कि शहरों की तो बात अलग है, वहाँ पर औरतें जो हैं अपने मर्द का हाथ पकड़कर घूमती हैं। यह व्यंग करते हुए कहता है कि उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, अगर वे लाख की चूड़ी पहनेंगी तो उनकी कलाइयों में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण से वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था।
लेखक जब बदलू के घर जाते तो बदलू लेखक की बहुत अच्छे से खातिर करता था और जब उसकी गाय का दूध होता था तो वह हमेशा ही लेखक के लिए मलाई बचा कर भी रखता था। लेकिन इन सब से भी अलग बात यह थी कि वह लेखक के लिए रोज एक दो गोलियां बनाकर देता था, जिस वजह से वह लेखक को बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। लेखक हर गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपने मामा के यहाँ आते थे और स्कूल खुलने के समय वापस अपने घर लौट जाते थे। लेकिन अब लेखक के पिताजी का तबादला एक दूर शहर को हो गया। अब लेखक एक लंबे समय के बाद कोई 8-10 साल के बाद मामा के गांव आए। तब लेखक इतने बड़े हो गए थे कि लाख की गोलियों में उनकी कोई रुचि नहीं रही थी और गांव में रहते हुए भी कई दिनों तक लेखक को बदलू की याद ही नहीं आई। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तब बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब एक दिन जो था, लेखक के मामा की बेटी आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी जो थी वो टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। लेखक ने ही उसकी मरहम पट्टी की। अब जो था, अचानक से लेखक को लाख की चूड़ी बनाने वाले बदलू काका का ध्यान आया। लेखक ने सोचा कि बदलू से मिलाऊं। अब लेखक घूमते घूमते बदलू के घर पहुंच गए। बदलू का जो ठिकाना था आज भी वही था, जो पहले था वही आज था। बदलू वही चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे खाट बिछाकर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक ने बदलू को नमस्ते की, उसने नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने लेखक को पहचाना नहीं और बहुत देर तक लेखक को देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं जनार्दन हूँ काका, और बदलू को याद दिलाया कि मैं बचपन में आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो। बहुत दिन बाद गाँव आए। अब लेखक जो थे कई सालों के बाद बदलू से मिले तो बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना और सोचने लगा कि कौन जनार्दन, क्योंकि लेखक को बदलू ने बचपन में देखा था और लेखक अब जवान हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए वो लेखक को पहचान नहीं पाया। बदलू कुछ देर चुप रहा और फिर उसने पहचान लिया तो एकदम बोल पड़ा कि आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद आए हो गाँव। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। कुछ देर शांति रही। फिर लेखक ने इधर उधर नजर दौड़ाई, ना तो भट्टी नजर आई और ना ही उसकी मचिया जिस पर बैठकर वह काम करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेखक के पूछने पर बदलू ने कहा कि काम तो कई साल से बंद है, क्योंकि हर गांव में कांच की चूड़ियों का चलन हो गया है। यह मशीनी युग है ना, आजकल तो सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। जो सुंदरता मशीन से बनी चूड़ियों में आती है, वो सुंदरता हाथ की बनाई चूड़ियों में कहाँ आती है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। अब लेखक बोले कि कांच तो बड़ा खतरनाक होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है, उससे चोट भी लग जाती है। फिर बदलू
बदलू बोला, नाजुक तो होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। लेखक को लगा कि शायद उसको दमा है, क्योंकि उम्र के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था और उसके हाथों और पैरों पे नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। और पता नहीं कैसे लेखक के मन की बात को जान लिया। बोला कि दमा नहीं है मुझे तो ये फसली खांसी आ रही है और थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक चुप रहे और सोचते रहे कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, अर्थात कितने कारीगरों के हाथों से काम छीन गया है। और लेखक को लगा कि बदलू के अंदर जो है कोई गहरा दुख छिपा है। आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब लेखक ने बातों का विषय बदल दिया, यानी कि जिस बात पर चर्चा चल रही थी उसको छोड़कर बात को दूसरी तरफ को मोड़ दिया। अच्छी है लला, बहुत अच्छी, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। जब लेखक ने पूछा कि आम की फसल कैसी है तो उसने लहक कर उत्तर दिया, लहक कर यानी कि खुशी के साथ उत्तर दिया, अच्छी है लला, बहुत अच्छी। और अपनी बेटी को आवाज दी कि रज्जो, लला के लिए 4-5 आम लेकर आना। और फिर मुखातिब कहते हैं सामने की ओर मुंह करके बोला कि तुम्हें आम खिलाना तो मैं भूल ही गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। लेखक ने कहा कि नहीं काका, आम तो मैंने इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे बेदीन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। और लेखक को वे पुराने दिन याद आ गए जब वो लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? लेखक ने पूछा कि गाय कैसी है काका? उसने कहा गाय नहीं है, गाय 2 साल पहले बेच दी और गरीबी आ गई थी तो उसके कारण उसको कहाँ से खिलाता। जब उसके पास पैसे नहीं तो वो कहाँ से खिलाता। गरीबी के कारण वो गाय को खिला नहीं सकता था तो इसलिए उसने गाय बेच दी थी। कि इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। इतने में जो था रज्जो, उसकी बेटी, एक डलिया में ढेर सारे आम लाई। तो लेखक ने कहा ये तो बहुत सारे हैं आम, इतने नहीं खा पाऊंगा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। फिर वह हंस पड़ा और बोला, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। बदलू ने अपनी बेटी से कहा कि लला को अच्छे अच्छे 4-5 आम लाल लाल छांट कर दे दो, खाकर बताओ कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाहें एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। रज्जो ने जैसे ही आम देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो लेखक की नजर जो थी उसके हाथों पर जम गई, क्योंकि उसके गोरे गोरे हाथों में लाख की चूड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। लेखक की नजर को पहचानते हुए बदलू ने कहा कि यह मेरी बनाई चूड़ियों का आखिरी जोड़ा है। जमींदार की बेटी की शादी के लिए बनाया था, लेकिन सुहाग के जोड़े के केवल 10 आने ही दे रहे थे। मैंने देने से इनकार कर दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। लेखक को इस बात की खुशी हुई कि उसके जीवन में इतनी परेशानी होने पर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और चूड़ियों के जोड़े को कम दामों में बेचकर उसने अपने नियमों को नहीं तोड़ा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।